साहिल, कैसे हो? हाय उर्वी। मैं बढ़िया तो हूँ, आप कैसे हो? आई बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कांग्रेस साहिल कि आप सीए बन गए। एंड आप थैंक यू। दिसंबर 21 के सीए हो, सो आपको कैसा फील हो रहा है अभी एज ऑन डेट? बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। ओके। तो आपका सीए जब क्लियर हुआ तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था? आ, बहुत खुशी हुई थी उसमें, स्पेशली इसलिए कि पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा। राइट, वो सबसे बड़ी खुशी है। हाँ। तो ओके, मैं एक रेफरेंस दे देती हूँ। सीए साहिल अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं? अभी वो विंडी स्ट्रीट में है। इट्स अ स्टार्टअप कंपनी जो कि ग्लोबल वर्क संभालती है, बेसिकली यूएस वगैरह का। सो साहिल, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने सीए करने का क्यों सोचा? मतलब फर्स्ट थॉट क्या आया था आपके माइंड क्योंकि मेरी बहन सीए परस्यू करी थी, बेसिकली उसने उस टाइम सीपीटी दिया ही था और उसका क्लियर हो गया था। सो बेसिकली एग्जाम के बाद मेरे पास समय था, मतलब उसमें रिजल्ट आने तक का। तो फिर मैंने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया था। तो जून तक, जब तक रिजल्ट आया था तब तक मैं सीपीटी का दे दिया था। तो फिर ट्वेल्थ का और सीपीटी का तकरीबन साथ में ही आया था। सो क्योंकि ट्वेल्थ में जो मेरे को कॉलेज चाहिए था, फिर वो मार्क्स मेरे थोड़े कम आए थे उसके हिसाब से, तो क्योंकि वहां नहीं मिला इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सीए ही फर्दर परस्यू करूंगा एज करियर। में? ओके ओके। और सीपीटी में क्या एक्सपीरियंस था? स्मूथ था या कैसे गया आपका? नहीं, इट वाज गुड एक्चुअली, मतलब कुछ खास रफनेस रही नहीं, क्योंकि ट्वेल्थ बेस ही था सीपीटी। फाउंडेशन का तो क्या थोड़ा डिफरेंट पैटर्न हो गया, बट जो सीपीटी का था वो एमसीक्यू बेस था सारा सारा, और ट्वेल्थ के बेस पे था, तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ थी। कुछ ज़्यादा मेहनत की नहीं एडिशनल। ओके, तो आपने कोई ट्यूशंस ली थी या सेल्फ स्टडी था? नहीं, ट्यूशन तो इनफैक्ट मेरी लास्ट एग्जाम के नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो गई थी। सो ओके हाँ, मैंने ली थी ट्यूशन। ओके ओके। सो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट स्टेज आईपीसीसी का आता है। सो सीपीटी से मूव करके आईपीसीसी में टफ सब्जेक्ट्स आना कैसा फील हुआ? क्या एक्सपीरियंस था? कैसे डील किया? हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। हम ट्वेल्थ क्लास में जब देखते हैं तो ट्वेल्थ में उतना प्रेशर होता नहीं है, लेकिन फिर सीपीटी का भी 2 ढाई महीने का ही फेस था, तो उसमें ज़्यादा पता भी नहीं लगा प्रेशर का। लेकिन जब आईपीसीसी में एंटर किया तब थोड़ा प्रेशर धीरे धीरे इनफैक्ट पता लगने लगा। उस टाइम 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और मैंने ये डिसाइड किया था, मतलब तकरीबन मेरे पास 9 महीने थे, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं बोथ ग्रुप से ही स्टार्ट करूंगा, कि मेरे को हम्म। बोथ ग्रुप ही देने हैं। फिर प्रेपरेशन की धीरे धीरे। कुछ एक सब्जेक्ट में मैंने, मुझे ऐसा लगता है आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कुछ एक सब्जेक्ट पे मैंने ज्यादा फोकस किया, मैं कुछ ज्यादा उलझ गया उन चीजों में। लेकिन समहाउ मैंने 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिए थे। आईटीएस में मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा था, तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो थोड़ा स्ट्रेसफुल था। एक वो अलग ही फेज आ गया था लाइफ में। आप कंटिन्यूअसली 12 12 13 13 घंटे ही पढ़ रहे थे, कभी कभी इनफैक्ट उससे ज्यादा भी। तो थोड़ा डिफिकल्ट रहा, काफी लर्निंग भी था, काफी मेच्योरिटी भी आई मेरे में उस समय में। लेकिन फिर जैसे मैंने बताया ना, मेरे 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गए थे। मैंने कुछ एक सब्जेक्ट में ना ज्यादा मैं उलझ गया था, तो आईटीएसएम में प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो आईटीएसएम थोड़ा था भी उस हिसाब से ना, कि उसमें थियरी होती थी और बहुत सारे बच्चे उसमें फेल होते थे। सो वही वहीं पे मैंने छोड़ दिया, उसमें डील छोड़ दी थोड़ी सी। सो मैंने बहुत ग्रुप दिए बट सेकंड नहीं हो पाया। देन फिर मैंने आईटीएसएम को दोबारा प्रिपेयर किया, फिर मैंने दोबारा दिया। सो बेसिकली ये इफेक्टिवली एक एक ग्रुप जैसा ही हो गया था सीन। ओके। सो अभी भी यही हाँ। प्रॉब्लम चल रहा है कि बच्चों को ऑडिट एंड आईटीएसएम वाला डिफिकल्ट लगता है, जो कि अभी ईआईएस है, राइट? सो हाँ, आपने, आपका क्या स्ट्रैटेजी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उन दोनों के लिए? उसमें लोग बोलते थे कि आप कीवर्ड पे फोकस करो, आप प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर सोल्व करो, वो सब चीजें करो। पहले मैंने भी उस चीज पे गौर नहीं किया, तो आई थिंक वहीं पे मैंने उस चीज को सफर किया। जैसे ऑडिट में बोलते, ऑडिट और आईटीएसएम इन सब चीजों में सेम सी स्ट्रैटेजी चलती थी कि आप कीवर्ड पे फोकस करो, आप प्रैक्टिस मैनुअल सोल्व करो, आप ज्यादा से ज्यादा लिख के देखो, वो सब चीजें रहती थी। तो वो स्ट्रैटेजी आई थिंक 5 साल पहले भी बच्चे वही कर रहे थे। आई थिंक वो आज भी उतनी इफेक्टिव है कि आप कीवर्ड पे फोकस करो, और जितना लिख के आप देख सकते हो उतना ज्यादा लिखो। वो सेम स्ट्रैटेजी आप आईटीएसएम के अलावा आप ऑडिट वगैरह में भी देख ही सकते हो, वो सेम ही चलता है। ओके राइट, सो कीवर्ड्स आर इम्पोर्टेंट कि हमको वो या मेन एग्जैक्ट। याद करना चाहिए। ओके। हम्म। सो आपने कोई टेस्ट अपियर किया था, मतलब मॉक, सॉरी, टेस्ट? हाँ, मैंने दिए थे एग्जाम, जो आईसीआई देते हैं ना, मॉक टेस्ट ओके। पेपर्स कंडक्ट कराते हैं, सो वो मैंने दिए थे।
सो वो आपको इफेक्टिव लगे या कोई और ही करने चाहिए? नहीं नहीं, आप प्राइवेट मॉक टेस्ट पेपर्स भी दे सकते हो, अदरवाइज आईसीआई के भी काफी अच्छे हैं। अल्टीमेटली वो होता है ना कि आपको एक कंडीशनिंग मिल जाती है एग्जाम के पहले ही, जस्ट कि किस तरीके से वो सारा एनवायरनमेंट होने वाला है। आप बैठते हो वो सारे एनवायरनमेंट में, वही सेम प्रेशर में आप उसको हैंडल करते हो। तो कंडीशन होने की वजह से आपको एक डेफिनेटली एज मिलती है आपके रियल एग्जाम में। सो आई थिंक जिसको भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको इस चीज़ का यूटिलाइजेशन, आजकल तो खैर जैसे अभी पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से वो सब चीजें नहीं हो रही थी फिजिकली, जैसे नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं। बट अब तो चीजें काफी इम्प्रूव हो गई है, तो आईसी कंडक्ट करता है अगर, तो डेफिनेटली लोगों को देना चाहिए वो चीजें। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में कोई आप कंडीशन हो जाओगे ना, तो आपको एज मिल जाती है फिर फाइनल पेपर में, क्योंकि आपका माइंड उस हिसाब से हो जाता है प्रिपेयर कि भाई मेरे को इस तरीके के एनवायरनमेंट में, इस तरीके स्ट्रेस में 3 घंटे में सारा पेपर करके देना है। सो वो अच्छा है मेरे हिसाब से। ओके। सो आपका कोई फेवरेट टीचर या आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हो आईपीसीसी के टाइम से? फेवरेट टीचर तो मेरे प्रवीण शर्मा सर ही रहे हमेशा से, मतलब उनका उनका मतलब जो तरीका है और जो उनके कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी बच्चों को देते हैं, आई थिंक वो सबसे बेस्ट है जो कोई ऑफर कर सकता है। और सर बेसिकली बच्चे का अटेंशन एकदम जकड़ कर रखते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में। बीच बीच में वो हंसी मजाक भी करते रहते हैं, तो उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मतलब ओवरऑल। अदरवाइज काफी और भी टीचर्स थे जो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जैसे रोहतक के लोकल टीचर्स हैं जो मैंने किया था, मैंने उनसे दरअसल 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़े थे आईपीसीसी के दौरान। बट अगर मान लो कोई और यहाँ रोहतक के बाहर जो देखेगा, तो आई थिंक वो तो रिलेट कर पाएगा, तो उसका नाम, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा अभी। ओके। ओके, राइट। सो अभी नेक्स्ट स्टेप इज आर्टिकलशिप, तो आपने कैसे सेलेक्ट किया डोमेन, क्या सोचा, कहाँ किया, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा ओवरऑल? डोमेन आई वुड से, मतलब आई थिंक ये मेरी किस्मत ही मुझे इस तरफ लेके गई है। मैंने कुछ खास शुरुआत में जब मेरे पास समय था, मतलब जैसे मेरा क्लियर हुआ, तो मैं थोड़ा ढीला ही रहा था, मतलब मैंने ज्यादा कोशिश की नहीं। फिर उस टाइम उतना गाइडेंस भी नहीं था मेरे को, आई बी ऑनेस्ट। तो बिग फोर सब रटते रहते हैं, तो मैंने भी बिग फोर के लिए, मेरे को था कि बिग फोर में जाना है, बिग फोर में जाना है। लेकिन उतना क्रेज नहीं था जितना होना चाहिए, मतलब ऐसे जो बच्चों में होता है ऐसा क्रेज नहीं था मेरे मेरे लिए बिग फोर के लिए, बिग फोर वगैरह में जाना है। फिर मैंने जब मेरे को दिखने लगा कि अब समय जाने लगा है, क्योंकि बीच के मैं शायद 1 1 डेढ़ 2 महीना खराब कर दिया था आई थिंक। वो 3 महीने का फेज होता है जिसमें आपको सॉरी आर्टिकलशिप में रजिस्टर करना पड़ता है। तो अ, तकरीबन मैंने उसका मेजर हिस्सा खो दिया था, उसके बाद मैंने ट्राई करना शुरू किया था। फिर मैंने दिल्ली की कुछ रिनोन्ड फर्म्स में ट्राई किया, जैसे डीपीएनसी है, दीवान पीएन चोपड़ा। उसके ओके। बाद फिर मैंने एक और में दिया था आई थिंक, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दिल्ली में ही कोई रिनोन्ड फर्म है। उसके बाद एक बिग फोर में मैंने अप्लाई किया था। अप्लाई तो खैर क्या किया था, वो तो इंक्वायरी थी बेसिकली, तो खास उतना उसको परस्यू किया भी नहीं। तो उनका वहां से आया था क्या नाम है कॉल वगैरह, फिर मैं नोएडा गया था उनका टेस्ट वगैरह देने के लिए ना। उनका शायद वो क्वांट वो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो होती है उनकी बेसिकली, तो उसमें मेरा उतना खास ध्यान नहीं था, बेसिकली मैं सीरियस नहीं था बिग फोर्स को लेके कभी। फिर टाइम धीरे धीरे मैंने बताया कि खत्म हो ही रहा था, फिर अपरा का मेरी बहन के थ्रू मेरे को पता लगा था। वो भी बेसिकली उस टाइम सीए कर ही रही थी, वो सीनियर थी इनफैक्ट। तो उसने मुझे अपरा का दिया था, क्योंकि उसने भी अपरा में इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को पता नहीं था अपरा किस चीज में डील करती है। अब मैंने इंटरव्यू दिया, सुबह दिया था, शाम तक उनका कॉल आ गया था कि आप सिलेक्ट हो गए, आप आ सकते हो। तो ओके। मैंने कुछ ज्यादा सोचे समझे बिना ही फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर कुछ एक और फैक्टर ये भी था कि जो मेरे को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अपना के बारे में थी कि वो जीएसटी में काम करती है, और उस समय जीएसटी आया था, बस था जीएसटी का। सब ये बोलते थे कि भाई जीएसटी एक बेसिकली वो डोमेन होगा जिसमें जो नए प्रोफेशनल्स हैं वो आगे चल के अपना काम अच्छा कर पाएंगे, उसमें काफी अपना प्रोफेशनल करियर ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि नई चीज है। आपका एक अगर आप शुरुआत से ही उसको पकड़ कर चलोगे, तो आप डेवलपमेंट से अवेयर रहोगे, वो सब चीजें थी, तो बस था उस टाइम जीएसटी का। क्योंकि 2017 की मतलब तकरीबन 5 6 महीने, जब मैंने आर्टिकलशिप शुरू की उसके 5 6 या फिर 7 8 महीने पहले ही जीएसटी आया था, जुलाई 2017 में। तो इसलिए उस बस के चक्कर में भी मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने 2 2.5 साल 3 साल काम किया उसमें। मैंने काफी गहराई से चीजें सीखी उसमें।
और उसके साथ साथ जो हम एक्सेल में सीखते हैं तो वो भी मैंने काफी डेप्थ तक सीखा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफी लर्निंग जर्नी जर्नी रही मेरे लिए। काफी सारा स्ट्रेस भी आया, उसको हैंडल करना सीखा, तो लोगों से डील करना सीखा, तो वो सब चीजें। ओवरऑल मैं काफी मैच्योर हुआ उस फेज के दौरान। और आपने फाइनल्स एंड आर्टिकलशिप को कैसे मैनेज किया, जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को? हाँ ये सच है। मतलब मैं पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। आई थिंक कोई भी नहीं होता है मेरे हिसाब से, अगर मैं वैसे बात करूं। ग्राउंड लेवल पे यही होता है कि सुबह अगर आप सोचो कि सारा दिन आपको काम करना है, आप रात को लेट नाइट तक काम भी कर रहे हो कभी कभी, फिर आप लेट नाइट सोते हो, फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठना और वो उतना अटेंशन दे के टीचर्स को सुनना। मैं कुछ दूर भी रहता था जहाँ पे क्लासेस हुआ करती थी, गुड़गांव में सेक्टर 14 में। मैं वहां से काफी दूर रहता था, इनफैक्ट मेरे को आधा घंटा लगता था वहां तक आने में, और सुबह जल्दी उठा नहीं जाता था मुझसे। सो एक वो डिफिकल्ट फेज रहा, मेरी क्लासेस का कुछ हिस्सा शुरुआती मिस हो जाता था, अक्सर ऐसा हुआ मेरे साथ। तो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन रहा मेरे लिए वो फेज। बट चीजें धीरे धीरे मैनेज करी, जिसकी वजह से मेरे को इनफैक्ट फाइनल में मेरे को सफर भी करना पड़ा, क्योंकि वो फेज जो था उसमें मैं इनडिसिप्लिन था काफी ज्यादा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि उस समय आपको थोड़ा डिसिप्लिन, मतलब ऑब्वियसली ये होगा ही कि आप 100% आप कोई मशीन तो हो नहीं कि आप हर टाइम काम करोगे, हर टाइम परफेक्शन दिखा सकते हो। कभी कभी आपका मन नहीं करेगा, कभी कभी कुछ होगा, घर में कुछ हालात है या फिर बाहर कुछ हालात है, तो ऐसा होता ही रहता है कभी ना कभी। तो आई थिंक जितना मेरे हिसाब से आपको अप्रोच यही होना चाहिए कि अ, जितना आपसे डिसिप्लिन रहा जाए इस फेज में पढ़ाई को लेके, तो उतना आपको रहना चाहिए। और दूसरा चीज ना, एक जो मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये कि आर्टिकलशिप को जो फेज है ना, जो मैंने गलती की, मैंने उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया अपने काम को। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका इस स्टेज पे सीए बनना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीए बन जाओगे तो सीखना तो आपको सारी उम्र ही है। राइट। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए कि ना तो मेरे को ज्यादा सीरियस रहना है काम को लेके, ना मेरे को बहुत ज्यादा लाइट रहना है। अगर आप बहुत ज्यादा लाइट रहोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव भी मैच हो और आप पढ़ भी पाओ, आपको इतना लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मेरी लर्निंग ये थी कि आर्टिकलशिप ना तो सीरियस होनी चाहिए ज्यादा, और ना ज्यादा लाइट लेनी चाहिए। तो आपको एक रेंज सेट करनी पड़ेगी कि जिसके अंदर मेरे को करना है, ताकि मेरी पढ़ाई सफर ना करे। वो गलती मैंने की थी कि मैं बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन रहा। उसका एक मेजर रीजन ये भी था, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था, तो एनर्जी नहीं रहती थी पढ़ने के लिए उतनी ज्यादा। ओके। सो आपका फाइनल को क्लियर करने का क्या स्ट्रैटेजी था? कुछ आपने टेस्ट पेपर्स अपीयर किए या क्या आपका वे था? नहीं, इनफैक्ट ऐसा कुछ भी स्ट्रैटेजी रहा नहीं मेरा फाइनल्स में। मेरे को शायद कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था कि मैं फाइनल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप क्लियर कर लूंगा, बट एज आई सेड आई वाजंट वेरी डिसिप्लिन्ड पर्टिकुलरली। सो कॉन्फिडेंस था लेकिन डिसिप्लिन नहीं था, तो उसकी वजह से फाइनल्स में ऐसा था कि नवंबर में मेरे को अपीयर करना था। कुछ उस समय कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन, और वो सब बहुत केओटिक एनवायरनमेंट था उस समय। कुछ जैसे मई के एग्जाम कैंसिल हो गए थे, तो कोरोना वायरस उस टाइम पीक पे था, तो पता नहीं था कि होगा भी नहीं होगा भी, तो ये सब मन में चलता रहता था। तो कुछ उसकी वजह से मैंने डील बरती थी, कुछ वैसे मैंने पहले पढ़ा नहीं हुआ था, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम चलने वाला था नहीं। तो फिर नवंबर में मेरे को एग्जाम देना था, तो मतलब इनिशियली आई थॉट कि मैं बोथ ग्रुप ही दूंगा, प्लान वही था हमेशा से ही, क्योंकि आईपीसीसी में बोथ ही दिया था। प्लान अभी भी वैसा ही था, बट जैसे जैसे नवंबर क्लोज आया तो आई फेल्ट कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, आई हैव टू बी प्रैक्टिकल। फिर मैंने सिंगल ग्रुप पे फोकस किया, और मेरा स्ट्रैटेजी ये था, जो डायनेमिक सिलेबस है, बेसिकली ग्रुप टू में बहुत सारे डायनेमिक्स, एज एन जीएससी चेंज होता रहता है, उसके बाद डीटी में काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं। पी एससीएमपी में तो चेंजेस आएंगे ही नहीं डेफिनेटली, अनलेस सिलेबस चेंज हो जाए। उसके अलावा आपका मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट था उसमें। तो ब्रॉड आइडिया ये था कि वो वाला सिलेबस या फिर वो वाले पेपर्स पहले कर दो, क्योंकि अब ये था कि भी ग्रुप एक ही देना है, तो वो वाला एरिया कवर कर लें कि जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि चेंजेस से कोप करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो फिर मैंने ग्रुप टू पहले दिया, देन उसके बाद फिर मैंने ग्रुप वन दिया था। सो दैट्स हाउ द जर्नी वेंट। ओके। सो आपने टेस्ट या अपीयर किया था? टेस्ट मैंने अपीयर नहीं किया, I'll be honest, ऐसा
कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टेस्ट अपेयर करना ज्यादा बेनिफिशियल होता अगर मैं करता तो उस समय। राइट, क्योंकि वो आपको ज्यादा आपका बताते हैं कि सेल्फ असेसमेंट कैसा चल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाते हो। हाँ एग्जैक्टली। सो फाइनल्स क्लियर, सी है साहिल। तो अभी उससे आपका कैंपस का क्या एक्सपीरियंस था? ऑफ कैंपस आपने ट्राई किया कि नहीं? आपने कैसा अपना फर्स्ट जॉब लैंड किया? ओके सो एज आई सेड ना, अब एक एक कहावत है कि आपको आपका इंटरेस्ट ना पहली जॉब से ही पता लगता है। राइट। सो जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप की इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, सो आई वाज क्लियर कि दिस इजंट मेड फॉर मी। बेसिकली मैं इसमें करियर नहीं बना पाऊंगा, मेरे को कुछ और चाहिए। बेसिकली क्या था कि इसमें एक स्कोप लिमिटेशन का हमेशा डर रहता है। अगर आप जीएसटी में देखोगे तो आप एक पर्टिकुलर लो तक रह जाओगे, आपको उसी में सोचना है, उसी के हिसाब से चीजें देखनी है, उसी को सारे तरीके से देखना है कि भाई क्या क्या इसमें अपडेट्स आ रहे हैं या फिर इसको और नया कैसे इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। आप बंद जाते हो एक पर्टिकुलर थिंकिंग पैटर्न में। मेरे को वो नहीं चाहिए था। मेरे को बेसिकली ये था कि कुछ ऐसा काम हो जिसमें बेसिकली एनालिसिस हो, माइंड पे लिमिटेशन हो सोचने की, तो मेरे को ये था। फिर मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ थोड़ा सा मेरा ध्यान गया, सो आई वाज ट्राइंग फॉर इट। कैंपस के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था। कैंपस 2 महीने तक था, फिर मैंने अपने नेटवर्क में लोगों से बात करना शुरू किया। आई थिंक वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आई थिंक जो न्यू सीएस है, मेरे को लगता है कि उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो दो चीजें कर सकते हैं एज सुन एज दे क्लियर द सीए फाइनल्स। सबसे पहले असेसमेंट करें कि उनको किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। अभी इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले बात कर भी रहा था कुछ सीए से जो अभी नए नए मई 22 में जिन्होंने क्लियर किया है। सो उनसे बात करके ये लग रहा था कि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। ऐसा है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सो इट इज इनएविटेबल कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिस दैट्स वेरी कॉमन, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सो आई थिंक आपको दो चीजें करनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है, या तो आप वो डिसाइड कर लो। अगर आप वैसे डिसाइड नहीं कर पाते, या फिर मेरे वाला अप्रोच आप यूज कर सकते हो कि मेरे को किस स्किल सेट के बेसिस पे काम करना है। कि जैसे मेरे वाला था कि मेरे को एनालिसिस ज्यादा चाहिए किसी मेरे पर्टिकुलर वर्क में। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को जीएसटी में करना है या फिर डायरेक्ट टैक्सेशन में करना है। तो आप स्किल वाइज भी जा सकते हो या फिर अपने प्रोफाइल वाइज भी आप प्रेफरेंस देख सकते हो। तो एक तो ये चीज आपको करना चाहिए। सो जस्ट इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद से डिस्कस करो कि मेरे को क्या करना अल्टीमेटली। एक तो ये आप हो सकता है। इसमें अगर आपके पास, या तो आपको मिल जाएगा या फिर आपको नहीं मिलेगा कि मेरे को क्या करना है। अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, फिर उससे तो बेटर कुछ हो नहीं सकता। अगर नहीं मिले, देन गो फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड, स्पेसिफिक सॉरी, गो फॉर अ जनरल फील्ड जैसे ऑडिट वगैरह होता है ये सब चीजों में। बिकॉज इनसे स्पेसिफिक में जाना हमेशा इजी रहता है रिलेटिवली। राइट। दूसरी चीज आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको मिल जाता है कि मेरे को क्या करना है, सो आप लिंक्डइन पे यूज करो। वहां पे आप लिखो कि मेरा इसी चीज में इंटरेस्ट है, आई एम लुकिंग फॉर इट। और जिन लोगों से आपका कम्युनिकेशन है उनसे कॉल पे बात करो, उनको मैसेज करो, जो भी आपको करना है करो, लेकिन नेटवर्क में उस चीज को फैला दो कि आप आपका इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है एंड यू आर लुकिंग एक्टिवली फॉर इट। उससे एडवांटेज क्या होगा, जो मुझे भी एक वो एडवांटेज मिला था, मैंने क्या किया था, मैंने अपने प्रोफेशनल जितने भी नेटवर्क में मैंने उनको बता दिया कि मैं किस तरीके का काम देख रहा हूँ। सो फिर कैंपस हुए, कैंपस में मेरा क्योंकि मेरा मेरा अल्टीमेटली टारगेट था कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के किसी पिलर में सेट होना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मेजरली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हिस्से में एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, राइट। मेजर हिस्सा होता है एनालिसिस का। सो वो मेरा हिसाब था, तो उसकी वजह से अब मैंने क्या किया, वो मेरा मेन प्राइमरी गोल हुआ। लेकिन मेरे को अगर वो नहीं मिलता तो मेरा टारगेट था मैं ऑडिट में जाऊंगा, क्योंकि ऑडिट एक जर्नल फील्ड है। तो मेरा एक बैकअप, मैं बेसिकली बैकअप के भी ऊपर काम कर रहा था। सो मीनवाइल 2 महीने मैंने ऑडिट के बारे में थोड़ा पढ़ा और प्रिपरेशंस की, दोस्तों से बात की कि भी कैसा ऑडिट का इंटरव्यू जाता है, वो सब चीजें। और मैं ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर रहा था एफडीडी रोल्स के लिए। यूजुअली सीए को ऐसी प्रोफाइल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो उसके बाद फिर कैंपस हुए, कैंपस में मेरा ऑडिट में पीडब्ल्यूसी बेसिकली एसडीसी में हुआ था। फिर ओके। उनका 2 महीने फिर डिले था, ज्वाइनिंग जून में था। सो 2 महीने मेरे को और मिल गया अपॉर्चुनिटी कि मैं जिसमें देख सकता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं, फिर मेरे को अल्टीमेटली पीडब्ल्यूसी एसडीसी में ज्वाइन करना पड़ा। सो फिर उसके बाद तकरीबन 20 एक दिन बाद ज्वाइनिंग के, मुझे नेटवर्क के ही थ्रू ये विंडी स्ट्रीट में बेसिकली फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस और वैल्यूएशंस के लिए
उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे नेटवर्क में नेटवर्क में किसी ने उनको बताया था कि आई एम इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ जॉब्स। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ और 2 दिन में मेरा फाइनल हो गया कि मेरे को वो मेरा सिलेक्शन वगैरह हो गया। सो फिर मैंने यहाँ पे रेजिग्नेशन डाल दिया एंड यहाँ पे 2 महीने तकरीबन मैंने काम किया। देन आई फाइनली लैंडेड अप विद दिस अपॉर्चुनिटी, बेसिकली फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एंड वैल्यूएशंस में। एंड आई थिंक आई एम हैविंग द वर्क जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके का कोई फील्ड परस्यू करना चाहते हो और आपका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, स्पेशली अगर आप ऑडिट वगैरह में होते हो तो फिर भी रिलेटिवली इजी हो जाता है। अगर आपका वैसा बैकग्राउंड नहीं है जैसे मेरा था टैक्सेशन वगैरह में, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जैसे मेरा हो गया आपका भी हो सकता है डेफिनेटली, बट उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। इनफैक्ट कोई स्टेट में भी होगा उसको भी ये चीजें मिलने में थोड़ा समय लगता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आप इस तरह के प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप 4 5 या 6 महीने तकरीबन इस चीज में लग जाएंगे, आपकी जो डिजायर्ड जॉब है। सो मीनवाइल आप इंट्रोस्पेक्शन करते रहो, खुद से डिस्कस करते रहो, लोगों से बात करो। सो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से चीजें मिलेंगी, क्लैरिटी चीजों पे ना। सो दिस इज इट। Great experience. So, Sahil, my question, is it easy or is it okay to change the company within 2 months you join? इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं देखने के। डेफिनेटली अगर आपने कोई चीज ज्वाइन की है, मतलब कोई कंपनी को ज्वाइन किया एंड यू आर लिविंग इट सो सून, आपकी प्रोफाइल पे डेफिनेटली एक थोड़ा सा एक भद्दा सा वो लगता है आपकी प्रोफाइल में देखने पे। लेकिन सिर्फ एक किया है तो आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन आप बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहे हो कि अभी आपने ज्वाइन किया, देन यू लेफ्ट एंड देन यू ज्वाइंड अगेन, देन यू लेफ्ट अगेन, वो वही एक एक 2 2 महीने के फेज में जब वो रेपिटेटिवली 3 4 बार दिखेंगी ना, सो डेफिनेटली वो जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। बट पहली में आप अगर लीव कर रहे हो तो डेफिनेटली वो तभी करोगे जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी हाथ में। सो इट्स फाइन, इट्स ओके। ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें आपको भी प्रोफेशनली काफी लॉस होता है। बिकॉज जब तक आप स्टेबल होकर कोई चीज में काम नहीं करते हो एक एक 1.5 2 साल, तब तक आपको भी उसकी गहराई नहीं पता लगती कि भाई कितना काम है, कैसा काम है। और दूसरा फिर वो आपकी इमेज भी खराब करती है। सो इसके दो तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। Right. अल्टीमेटली अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई कहाँ बैलेंस स्ट्राइक करना है। अब जैसे मेरे केस में था तो मेरे को तो वो काम करना ही था और मिला भी बहुत उसके बाद था, मेहनत के बाद। तो उसको छोड़ना तो फिर वो बेवकूफी वाली बात होती। सो अल्टीमेटली बैलेंस कहाँ स्ट्राइक करना है वो आपको देखना है, वो आपकी कॉल होगी हमेशा। Great, great experience. Okay, Sahil, at the end, क्या आप कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए? लाइक आपको किसको करनी चाहिए सीए फर्स्ट क्वेश्चन? एनी हम्म। टिप्स? आ, अगर मैं बात करूं इंटेलेक्ट के हिसाब से, एनीवन कैन डू इट, इट्स वेरी सिंपल। और दूसरी चीज ये है कि अगर सीए वो करे जिसका बेसिकली अकाउंटेंसी, ऑडिट और इस तरीके के फील्ड्स में बेसिकली थोड़ा सा रुझान हो। अदरवाइज आप फंस के रह जाते हो चीजों में ना। तो अल्टीमेटली ये सब जो पर्टिकुलर जो मैंने बताया कि अकाउंटेंसी, फाइनेंस, इन चीजों का अगर आपके मन में है कि भाई मेरे को ये सब चीजें देखनी है काफी और करीब से, या फिर आपको ऑडिटिंग में इंटरेस्ट है, सो यू कैन गो फॉर इट। बाकी भी चीजें आप कर सकते हो। मान लो आपको टैक्सेशन वगैरह में, हालांकि टैक्सेशन कोई जरूरी नहीं है, एलएलबी करके भी टैक्सेशन वगैरह में जाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको अकाउंटेंसी, फाइनेंस वाले जो चीजें हैं, अदरवाइज फाइनेंस के लिए सीएफए भी है, लेकिन सीए आई थिंक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सीए भी एक अच्छा आप वो टाइटल है आपके लिए अगर आप उस तरीके के फील्ड में काम करना चाहते हो। और ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस, आई थिंक ये 3 फील्ड में अगर आपको रुझान है तो यू कैन गो फॉर सीए। ओके, सो नेक्स्ट, रिज्यूम प्रिपरेशन, कोई स्पेसिफिक स्किल्स दे कैन ऐड ऑन या फिर कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, कैसा इम्पैक्ट होना चाहिए? ओके, रिज्यूम में वैसे तो बहुत सारी टिप्स हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट सेशन रख सकते हैं। ओके, बट हाँ, तो रिज्यूम में आई थिंक उसको क्रिस्प रखो जितना ज्यादा हो सके। और एक जो बेसिकली मैं टिप देना चाहूंगा वो ये कि रिज्यूम आपका ज्यादा ये बोलना चाहिए कि आप क्या हो, आपको कितना पता है, आपकी क्या स्किल सेट्स है, ना कि बेसिकली कि आप क्या करना चाहते हो।
कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई मैं उसमें भी डाल देते कुछ लोग कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ वो सब चीजें, लेकिन उसकी जगह आप ये दिखाओ कि मैंने कितना किया है, मेरी क्या ख्वाहिशें हैं, मतलब बेसिकली मेरी क्या एस्पिरेशंस है, वो भी दिखा सकते हो आप अगर आप चाहो तो। ठीक है, और मेरा स्किल सेट्स क्या है, तो स्किल सेट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और दूसरा आपको एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए, मैंने क्या किया है, क्या मेरे स्किल सेट्स और क्या मेरी एस्पिरेशंस है। ये तीन चीजों पे अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो वो आपका सीवी अलग से उभर के आता है। वो भी अलग अलग आप ऑर्डर में रख सकते हो कि भाई आप अपने स्किल सेट को ऊपर रखो, देन यू गो विद योर एस्पिरेशंस, या फिर आप एस्पिरेशन को पहला नंबर दे सकते हो, देन स्किल सेट एंड देन एक्सपीरियंस। सो अलग अलग ऑर्डर में उसको अरेंज किया जा सकता है, लेकिन इन तीन चीजों पे आई थिंक फोकस ज्यादा करना चाहिए एक सीवी में। ओके और भी चीजें बहुत सारे लोग डालते हैं कि भाई मेरे अदर इन्फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, तो उनकी उनसे ज्यादा रेलेवेंस इन तीन चीजों की आई थिंक ज्यादा है। ओके ओके। सो नेक्स्ट डोमेन गाइडेंस, किसको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर अगर कोई कंफ्यूज है तो सबसे पहले कहाँ सोच सकता है वो जाने की? अगर आप सीए बनने के बाद बात करोगे ना, राइट। ओके, सो आई टोल्ड यू आई थिंक दिस अर्लियर एज वेल, इंट्रोस्पेक्शन के बेसिस पे आप सब चीजें पता कर सकते हो, और अल्टीमेटली जब आप काम करोगे आर्टिकलशिप के दौरान, आर्टिकलशिप आई थिंक बिग फोर मतलब वो एक होता है ना, वो बज जैसा बज वर्ड जैसा है बिग फोर की, बिग फोर कर लो, बिग फोर कर लो, बिग फोर का आई थिंक आर्टिकलशिप हमेशा ऐसी फर्म से करनी चाहिए जहाँ पे आप बहुत सारा काम देख सको, हर एक वैरायटी का। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अलग अलग वैरायटी का काम देखोगे ना, तो आप अपने इंट्रोस्पेक्शन ज्यादा बेहतर कर पाओगे कि मुझे किस तरह का काम ज्यादा पसंद आया था। तो मिड साइज फर्म से करो, अलग अलग तरीके के काम देखो आर्टिकलशिप के दौरान। उसके बाद जब आपकी सीए क्लियर हो जाए, तो तब जब आप खुद से पूछोगे कि मेरे को किस तरह का काम करना है, किस पर्टिकुलर प्रोफाइल में मेरे को जाना है, या तो वहां से आंसर मिलेगा, या फिर कौन सा स्किल सेट मेरे को देखना है, जैसे मेरे केस में था कि मेरे को एनालिसिस ज्यादा करना है, तो वो सब चीजें हैं। तो आप दो तरीके में से कोई भी कर सकते हैं। प्रोफाइल आपको वैसे स्पेसिफिक पसंद है, अदरवाइज आपको कोई पर्टिकुलर तरीके के काम करने का पैटर्न से जाना है, तो इन दो तरीके से आप डोमेन चूज कर सकते हो। अगर आप कर ही नहीं पा रहे हो तो एज आई सेड, गो फॉर जनरल फील्ड्स जैसे स्टैट ऑडिट वगैरह है। सो उनसे अगर आप, क्योंकि इवेंचुअली आपको हो सकता है कि अभी आपको रियलाइज ना हो रहा हो, बाद में आपको रियलाइजेशन हो जाए कि मेरे को ये वाला फील्ड में काम करना चाहिए था, तो देन यू कैन शिफ्ट विद इन 1-2 years, इट्स पॉसिबल टू शिफ्ट। थोड़ा सा जैसे जैसे आगे जाते चले जाओगे सीए बनने के बाद, थिंग्स आर गोइंग टू बी टफ, क्योंकि अगर आप शिफ्ट भी करते हो तो आप फ्रेशर की तरह जाओगे दूसरे डोमेन में, वो खुद के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सो विद इन 1-2 years इजी होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाओगे, इट्स गोना बी रिलेटिवली डिफिकल्ट फॉर यू टू शिफ्ट द प्रोफाइल्स। ओके, थैंक यू साहिल, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना अपडेट्स दिया कि आपका क्या एक्सपीरियंस था। In case माय we have प्लेजर। any questions, we will meet to you. We will ओके, नो connect with प्रॉब्लम। you. Thank श्योर you. श्योर, व्हाई नॉट। Thank थैंक you. यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। Thank you. Bye. बाय।